हेलो एंड एवरीवन टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम लोग एपीएससी मेंस जो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ 13 अक्टूबर को, उसके जीएस पेपर 1 का एनालिसिस करेंगे। ऐसे से लेकर जीएस पेपर 5 तक हर पेपर का मॉडल आंसर आपको वेबसाइट पर बहुत जल्द अवेलेबल करवा दिया जाएगा, स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन की वेबसाइट पर, smartiasfoundation.com पर उससे पहले ना ये ऐसे का एनालिसिस हमने यूट्यूब पर करवा दिया है। जीएस पेपर 2 का भी हो चुका है। आज जीएस पेपर 1 का एनालिसिस करेंगे। जीएस पेपर 5 का एनालिसिस खुद मैंने और अभिजीत सर ने मिलकर करवाया। तुम्हें बताया कि किस तरह से आसाम प्रहरी आपको डायरेक्ट मेंस के क्वेश्चंस में हेल्प कर रहा है। स्टैटिक क्लास से जो हम क्लास में सीखते हैं और उनको करंट से किस तरह से कनेक्ट करके जीएस पेपर 5 को बड़े अच्छे से लिखा जा सकता है। आज वो चीज ना हम लोग जीएस पेपर 1 के लिए भी देखेंगे कि कहां पे स्टैटिक पोर्शन है। जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हैं, मेनू स्क्रिप्ट पेंटिंग इन आसाम। यहाँ पे करंट का ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, पर स्टैटिक क्लासेस में, इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस में और आसाम हिस्ट्री की क्लासेस में जो हम पढ़ते हैं ना, दोनों को मिलाएंगे और हम मेन्यू स्क्रिप्ट इन आसाम के ऊपर 150 वर्ड्स में बड़ा अच्छा आंसर लिखना आज सीखेंगे। मॉडल आंसर आपके साथ वेबसाइट पर smartiasfoundation.com पे शेयर हो जाएगा। पर ना मॉडल आंसर पे अपनी सिर्फ डिपेंडेंसी नहीं बना के रखनी है कि हमको पका पकाया मॉडल आंसर मिला और हमने उसको रट लिया, वैसा नहीं। ये एनालिसिस वो अप्रोच सिखाने के लिए है कि तुम उस मॉडल आंसर तक पहुंचोगे कैसे। आज का एनालिसिस सेशन भी, ये डिटेल्ड एनालिसिस सेशन देखकर भी ना तुम खुद से मॉडल आंसर लिख सकते हो, लिखकर हमसे आकर इवेलुएट करवा सकते हो। दैट्स वाई ये सेशन तुम्हारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मॉडल आंसर आपको जब मिलेगा वो रहेगा। ओके, पहला क्वेश्चन पर हम आते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन द ट्रेडिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग इन आसाम, 150 वर्ड्स में। थोड़ा सा चौंकने वाली बात यह होती है कि जब जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन है तो जीएस पेपर 5 से रिलेटेड टॉपिक्स यहां क्यों दिख रहे हैं। उसके लिए चौंको या परेशान मत हो। देखो बात क्या होती है, नॉट ओनली इन स्टेट पीसीएस बट ऑल्सो इन यूपीएससी एज वेल। यूपीएससी के साथ भी ये चीज है कि यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस दोनों के साथ इन्होंने वैसे सिलेबस तो डिवाइड करके रखा है कि जनरल स्टडीज हैं और जनरल स्टडीज के फिर अलग अलग सेक्शंस हो गए, 1 है, 2 है, 3, 4, 5 ऐसे करके अलग सेक्शंस हो गए। बट सिंस ना सब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, दैट्स व्हाई एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड सवाल पेपर 1 में भी पूछ दिया जाता है और इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल एथिक्स के पेपर 4 में भी आ जाता है। या फिर जीएस पेपर 5, अभी आसाम पीसीएस की हम बात करें तो मैन्युस्क्रिप्ट्स पेंटिंग इन आसाम, ये आसाम जीएस पेपर 5, आसाम स्पेसिफिक पेपर 5 का टॉपिक है। पर अभी पूछा गया कहां पर है, जीएस पेपर 1 में। क्यों पूछा गया है? बिकॉज मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में हम आर्ट एंड कल्चर में या इंडियन हिस्ट्री में रेफरेंस देखते हैं अलग अलग जगहों पर। सो हमें ये समझना है, जीएस पेपर 5 में ही क्वेश्चन था ना गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर पर, और गवर्नर के बारे में पढ़ते कहां पर हो तुम, जीएस पेपर 2 में। पर क्वेश्चन कहां पर पूछा इस बार, एपीएससी ने मेंस में अपने जीएस पेपर 5 में। सो ये इंटर रिलेशन बनता रहेगा, अलग अलग पेपर में मिलेगा। दैट्स वाई पूरी तरह से प्रिपेयर होना है। इंटर कनेक्शन भी हमें सीखना है, इंटर लिंकिंग सीखनी है, एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से, एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से। बुद्ध का इंटरलिंक इंडिया के सॉफ्ट डिप्लोमेसी से, सूफीज्म का इंटरलिंक इंडिया के सॉफ्ट डिप्लोमेसी से, वो भी सीखना है। बुद्धिज्म सॉफ्ट डिप्लोमेसी में यूज करते हैं, ये सब लोग बोलते आए हैं, सब लोगों ने रट लिया है। पर सूफीज्म भी यूज किया जा सकता है, भक्ति मूवमेंट भी यूज किया जा सकता है। जो भक्ति मूवमेंट श्रीमंत शंकर देव ने सिखाया, जो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, जो मीराबाई ने सिखाया, वो भी सॉफ्ट डिप्लोमेसी में काम आ सकती है, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। सूफीज्म काम आ सकता है जो इस्लाम का भक्ति मूवमेंट है। तो ये इंटरकनेक्शन, इंटरलिंक हमेशा सीखना है। अब हम इस क्वेश्चन के अप्रोच पर आते हैं। बोल क्या रहा है, एक ऐसे लिखना 150 वर्ड्स का है, 12 पेज का नहीं है तो 2 पेज में लिखने हैं। ऑन द मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग इन आसाम। मैन्युस्क्रिप्ट, ये जो वर्ड लिखा है मैन्युस्क्रिप्ट्स, व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युस्क्रिप्ट्स, क्या समझते हो मैन्युस्क्रिप्ट से? मैन्युस्क्रिप्ट्स वैसे एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना जो कि रिटन बाय हैंड्स, राइट, हैविंग एंशिएंट, अब इसको एंशिएंट कह लो, मिडाइवल कह लो, है ना, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कह लो, एंशिएंट और मिडाइवल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स कहलाते हैं, जिनको हाथ से लिखा गया, जो हमें एंशिएंट, मिडाइवल या हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को, रेलेवेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। कई मैन्युस्क्रिप्ट्स वैदिक नॉलेज से रिलेटेड है, कई मैन्युस्क्रिप्ट्स ग्रीक और इंडियन कल्चर के मिलने से रिलेटेड है।
अब हम यहाँ पर हम असमित सोसाइटी में या आसाम के पर्सपेक्टिव में मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बात करें ना, तो काफी रिच हिस्ट्री है मैन्यूस्क्रिप्ट्स की आसाम में भी, जिसका ज्यादा पॉपुलर होना स्पेशली हमें कब मिला, जब ज्यादा पॉपुलर होने लग गया, तो उसमें मेन कंट्रीब्यूशन जाता है भक्ति मूवमेंट सेंट श्रीमंत शंकर देव जी का, श्रीमंत शंकर देव का। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो अनमैच्ड कंट्रीब्यूशन है। इनके आने से श्रीमंत शंकरदेव और फिर इनके डिसाइपल से, इनके कंट्रीब्यूशन से भक्ति मूवमेंट भी ग्रो हुआ और साथ ही साथ मैन्यूस्क्रिप्ट का ट्रेडिशन भी और ग्रो होता है। इसके अलावा फिर होम रूलर्स का भी कंट्रीब्यूशन रहा हमेशा, पर इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा पॉपुलर रहेगा। होम रूलर्स का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, एंड टाइम टू टाइम अलग अलग डायनेस्टीज, बाकी जो डायनेस्टीज थी, बाकी डायनेस्टी जिन्होंने रूल किया, भक्ति मूवमेंट जिस तरह से प्रोपेगेट हुआ, इससे एसएमएस मैन्यूस्क्रिप्ट और ज्यादा रिच होते जाती है। अब फिर हमें नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या बताना है, जीएस पेपर 5 में वैसे तुमने पढ़ा होगा या पढ़ोगे ही, हमें फिर बताना है कि इन मैन्यूस्क्रिप्ट से हमें मालूम क्या पड़ा। तो हमें मालूम पड़ा कि किस तरह से असम में भक्ति मूवमेंट का ग्रोथ हो रहा था, किस तरह से सोसाइटी में चेंजेस हो रहे थे, हाउ इट वाज कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब सॉन्ग, परफॉर्मिंग आर्ट्स लाइक पोएट्री, परफॉर्मिंग आर्ट्स लाइक सैटरी डांस। किस तरह से इसमें अलग अलग स्क्रिप्ट का यूज हो रहा था, जिसमें असमीज लैंग्वेज यूज कर रहे थे, संस्कृत भी यूज कर रहे थे, सो डिफरेंट ताई होम लैंग्वेज को भी यूज कर रहे थे, उसमें भी हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। आप पढ़ते हो जीएस पेपर 5 की क्लासेस में, क्या चीज को यूज करके बनाया जाता था ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स, किस टाइप के पेपर पे, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट बाद में तो आपको पेपर पे भी लिखे मिलेंगे, बट सबसे पहले जब हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बात करते हैं ना, तो एकदम एंशिएंट पीरियड से इंडिया में भी हमें वैदिक पीरियड के भी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिले हैं, वो पेड़ का जो बाहरी हिस्सा होता है ना, बार्क ऑफ द ट्री, छाल जो होता है, उसके ऊपर लिखने का काम। तो आसाम में भी आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहां पे बार्क ऑफ द ट्री के ऊपर, ढूंढिए जाकर वो एग्जांपल्स कि किस ट्री के बार्क के ऊपर, किस ट्री के छाल के ऊपर मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे। ये एग्जांपल्स ढूंढने हैं, जो रेलेवेंस मैंने अभी बताए वो बताना है। 150 वर्ड्स का आंसर बड़े आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रेस द नेचर एंड कोर्स ऑफ चिपको मूवमेंट, व्हाट आर अदर डायमेंशंस ऑफ द मूवमेंट हैड बिसाइड्स एनवायरनमेंट। दो पार्ट में पूछा है, लेकिन आंसर है 150 वर्ड्स का ही, मतलब 2 पेज में आंसर करना है, 150 वर्ड्स का है। चिपको मूवमेंट की बात करें ना, देखो इंडिया में जो चिपको मूवमेंट जो ज्यादा पॉपुलर हुआ, चिपको मूवमेंट वो 20th सेंचुरी का मूवमेंट, 20th सेंचुरी वाला, इंडिपेंडेंस के बाद मोस्टली। बट एक चिपको मूवमेंट इससे पहले भी या 20th सेंचुरी के इस चिपको मूवमेंट के लिए इंस्पिरेशन का काम क्या होता है, कई बार तुम्हें क्लासेस में बताया है ना, बिश्नोई कम्युनिटी के विमेन के बारे में। बिश्नोई कम्युनिटी की विमेन, अमृता देवी जी, उनका सेक्रीफाइस और उनके साथ साथ बाकी और गांव वालों का सेक्रीफाइस, जब राजा ने बोला था राजस्थान में कि ये ट्रीज कट कर दो, अपने लिए मैदान बनवा रहा था या अपने लिए प्ले ग्राउंड बनवा रहा था या महल बनवा रहा था, तो बिश्नोई कम्युनिटी के विमेन ने अमृता देवी जी के लीडरशिप में जाकर ट्री को हग कर लिया कि नहीं, ये हमारे परिवार का हिस्सा है। राजा के सैनिकों ने उनको भी काट दिया, पर उन्होंने छोड़ा नहीं ट्री को। दैट वॉज द इंस्पिरेशन बिहाइंड 20th सेंचुरी चिपको मूवमेंट, जो कि हमें 20th सेंचुरी में कहां से देखने मिला, तो हमें देखने मिला प्रेजेंट डे यूके, इंडिया वाला यूके। कौन सा है इंडिया वाला यूके? उत्तराखंड से। फिर हमें रेनी विलेज उत्तराखंड में मिला, हमें पौड़ी गढ़वाल रीजन में मिला उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में भी स्प्रेड हुआ। सो 20th सेंचुरी का चिपको मूवमेंट, इस चिपको मूवमेंट से इंस्पायर्ड होकर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के रीजन में जाता है। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का जो रीजन है, सॉरी, हिमालयन माउंटेनियस रीजन, अब स्लोप्स हैं पहले से, अब वहां पे अगर ट्रीज कट करने का काम किया जाएगा तो वो जो स्लोप्स होंगे ना, वो और ज्यादा फ्रेजाइल हो जाएंगे और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे, जिसका हम रिजल्ट अभी देखते हैं, फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स। दैट्स व्हाई 1960s में, 1970s के टाइम में ऐसे कई चिपको मूवमेंट हुए, ट्री कटिंग को या अननेसेसरी ट्री कटिंग को रोकने के लिए। क्वेश्चन का दूसरा एस्पेक्ट क्या कह रहा है, और ये सब 150 वर्ड में ही करना है, व्हाट आर अदर डायमेंशंस ऑफ द मूवमेंट बिसाइड्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अलावा फिर इसके क्या डायमेंशंस हैं। तो अगर अदर डायमेंशंस की बात करें कि जो चिपको मूवमेंट है हमारा, चिपको के हम बाकी डायमेंशन देखें, अदर डायमेंशन देखें, अभी मैंने तुमको क्या एग्जांपल दिया, अमृता देवी जी का एग्जांपल दिया है ना, तो ये विमेन लेड मूवमेंट की तरफ नहीं इंडिकेट कर रहा है,
कि एक मूवमेंट जो कि एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए चल रहा है बट इट वाज बीइंग लेड बाय विमेन, ये एक हो गया इसका नेक्स्ट एस्पेक्ट अपार्ट फ्रॉम एनवायरमेंट। और क्या हो गया, इट वाज प्रोमोटिंग सोशलिस्ट आइडिया ऑफ इक्विटेबल और सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस। अब तुम बोलोगे कि सर ये सोशलिस्ट आइडिया किस तरह से यहाँ कनेक्ट हो गया, तो पौड़ी गढ़वाल रीजन में, उत्तराखंड के रीजन में जो ट्री कट करने का ऑर्डर दिया गया था इंडिपेंडेंस के बाद, किस चीज के लिए, कि वहां पे डैम बनाया जाएगा या वहां इंडस्ट्री बनाई जाएंगी या वो ट्री कट के क्या किया जाएगा, पेपर मिल स्टेब्लिश किया जाएगा। अब पेपर मिल से, इंडस्ट्री से, इन सबसे फायदा किनको होता है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को। बेचारे गांव के लोग वो ट्री भी लूज करते हैं, ट्री लूज करने के साथ साथ नेचुरल डिजास्टर्स भी झेलते हैं और उन ट्रीज पे डिपेंडेंट जो उनकी थोड़ी बहुत सबसिस्टेंस की इकोनॉमी रहती है वो भी खो देते हैं। तो अगर वो ट्री को वो बचा रहे हैं तो सोशलिस्ट आइडिया प्रोमोट हो रहा है ना कि नेचर का जो रिसोर्स है उस पर सबका बराबरी का हक है, इक्विटेबल नेचर का, सस्टेनेबल नेचर का हक प्रोमोट हो गया सोशलिज्म का आइडिया। और देखो एक और एस्पेक्ट, 150 वर्ड्स में 3 एस्पेक्ट्स एक्स्ट्रा और लिख दो, 3 लिख दो। थर्ड क्या हो गया, थर्ड हो गया कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ट्री। अभी हम एक मूवी देख रहे हैं, अभी बड़ी एक पॉपुलर मूवी है जो कि चल रही है ना, क्या नाम से, कांतारा नाम से। इस मूवी का प्लॉट भी ऐसा ही है ना कि कांतारा नाम का एक सेक्रेट रीजन है, एक सेक्रेट फॉरेस्ट रीजन है, उसको बचाया जा रहा है। कभी राजा से बचाया जा रहा था, कभी इलीगल जो इंक्रोचमेंट करने वाले लोग होते हैं, इंक्रोचमेंट क्या बोल रहे हैं, इलीगल ट्री कटिंग करने वाले लोग होते हैं, स्मगलर्स होते हैं, उनसे बचाने का काम। कभी राजा भी उसी टाइप का इलीगल ही इंक्रोचमेंट या इलीगल ट्री फेलिंग करवा रहा था। तो कांतारा मूवी में क्या दिखाया गया है, दैट द पीपल ऑफ दैट रीजन दे हैव सम सेक्रेट बिलीव्स रिलेटेड टू दैट फॉरेस्ट। उनका सेक्रेट बिलीफ है, वो उनके कल्चर का पार्ट है, वो मानते हैं कि वहां पे देव बसते हैं। यहां पर भी हम इन ट्रीज को इसी तरह से, द पीपल ऑफ दिस विलेजेस दे हैव कल्चरल सिग्निफिकेंस, दे हैव कल्चरल अटैचमेंट्स रिलेटेड टू दोस ट्रीज। उन ट्रीज के साथ इनका कल्चरल अटैचमेंट है, कल्चरल कनेक्शन है। तो ये 3 इस तरह से आपने एनवायरनमेंट से अलग पॉइंट लिखे हैं, आपका 150 वर्ड्स का आंसर बड़े अच्छे से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, What are the main features of the British land revenue policy? Analyze its impact on the peasantry in Assam. इस बार ये दो जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, दोनों में एक चीज क्या दिख रहा है कि 150 वर्ड्स का क्वेश्चन एक्चुअली में 250 वर्ड्स के क्वेश्चन के जैसा है। ये बात मैंने तुमको क्लास में भी कई बार बताया है ना कि जो तुम्हें आज 150 वर्ड्स के लिए हम दे रहे हैं वो एग्जामिनेशन में 250 में पूछ सकता है, या जो 250 के लिए दे रहे हैं वो एग्जामिनेशन में 150 में भी पूछ सकता है। इसलिए प्रिपेयर होना चाहिए कि हम अपने वर्ड लिमिट को एक्सटेंड भी कर सकें और कंट्रोल भी कर सकें, राइट। खैर यहां देखते हैं कि ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू को पॉलिसी के बारे में पहले वो पूछ रहा है कि कुछ फीचर्स बताओ हमें ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के, एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द पेजेंट्री इन आसाम। आसाम में क्या इंपैक्ट पड़ा, अगेन 2 पार्ट है। तो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ये तुम्हें मॉडर्न हिस्ट्री के क्लासेस में कई बार पढ़ाया है, या जिन बैचेस का भी क्लास नहीं हुआ है वो आगे पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी एक्सप्लॉयटेटिव नेचर की पॉलिसी थी, जिसका मेन पर्पस क्या होता था, अगर हम ओवरऑल इसके फीचर की बात करें तो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है। मेन पर्पस क्या है, मेन एजेंडा ब्रिटिश का क्या रहता था, तो ब्रिटिश का मेन एजेंडा है मोर एंड मोर रेवेन्यू कलेक्शन, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन करना भैया। ये रेवेन्यू कलेक्शन के टाइम में कोई भी प्रॉपर असेसमेंट नहीं किया जाता था लैंड का, कि लैंड रेवेन्यू फिक्स करने से पहले ये तो चेक कर लिया जाए कि गांव में जमीन की फर्टिलिटी कितनी है, एक गांव की फर्टिलिटी दूसरे गांव के बराबर है या नहीं है। सो नो प्रॉपर लैंड असेसमेंट। फिर उसके बाद अभी जैसे सरकार ने जीएसटी रेट रिवाइज किया ना, ये लोग रिवाइज वाइज नहीं करते थे, एक बार फिक्स कर दिया तो रहने देते थे, उसी को तो हम परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं, है ना। सो नो और वेरी इरेगुलर रिवीजन ऑफ रेवेन्यू रेट्स, रेवेन्यू रेट्स काफी इरेगुलर ही रिवाइज होता था या नहीं होता था, ठीक है। हाई रेवेन्यू रेट्स
और हाई रेवेन्यू रेट्स की वजह से जो हमारा किसान है, या तो वो अपना लैंड राइट लूज कर देता था, जो भी लैंड राइट है किसान का वो लूज कर देगा, लैंड राइट लूज हो गया, या फिर वो किसके ट्रैप में फंसेगा? किसका ट्रैप था? चेट्टीज का। ये चेट्टीज कौन थे? ये चेट्टीज चोट्टाज थे, मनी लेंडर से। मद्रास वाली सोसाइटी में चिट्टी बुलाया जाता था, चोट्टा होते थे ये लोग बेचारे किसान के जमीन हथियाकर और किसान को फिर लोन देते थे। वो अपनी जमीन गिरवी रखकर लोन लेता था और जमीन अपनी भूल जाता था। मनी लेंडर्स हैं चिट्टी। तो ये मनी लेंडर चिट्टी के ट्रैप में फंस जाना, ये होता था फार्मर्स के साथ। ये हो गया ओवरऑल फीचर। कौन सी पॉलिसी के अकॉर्डिंग? तो तुम नाम लिखकर समझा सकते हो फीचर्स के साथ। परमानेंट सेटलमेंट, पढ़े ही हो क्लास में। परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम जिसको कि आसाम में भी इंप्लीमेंट किया गया है ना, मद्रास से शुरू हुआ था। और महालवारी सिस्टम जिसमें कि रैयतवारी एंड परमानेंट सिस्टम दोनों के फीचर्स मिलते हैं। पढ़ाया है मॉडर्न हिस्ट्री के क्लासेस में ना। मेंस देने जाओगे उससे पहले ये सब पढ़ के जाओगे, जो हमारे स्टूडेंट अगले साल मेंस देने वाले हैं। तो ये परमानेंट, रैयतवारी, महालवारी, ये 3 सिस्टम हो गए। इन 3 सिस्टम के फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, कॉमन जो अभी मैंने फीचर बताया। अब असम में क्या इंपैक्ट पड़ा? तो असम में जैसे रैयतवारी सिस्टम हो रहा है एप्लीकेबल, मद्रास और असम में अगर रैयतवारी हो रहा है, तो इंपैक्ट ओवर असम की बात करें, इंपैक्ट ओवर असम, हाई रेवेन्यू रेट होता था। रैयतवारी में यह सिस्टम था कि लैंड असेसमेंट किया जाएगा, रिवाइज भी किया जाएगा, पर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स इतने करप्ट होते थे कि कोई असेसमेंट नहीं होता था, रिवीजन न के बराबर होता था। सो लैंड एलियनेशन ऑफ ट्राइब्स, बेचारे ट्राइब्स जो हैं वो अपना जमीन खोने लग गए। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ लैंड, धीरे धीरे लैंड का कॉमर्शियलाइजेशन स्टार्ट हो गया। ट्रैप ऑफ मनी लेंडर्स और यूरोपियन प्लांटर्स, यूरोपियन प्लांटर्स का ट्रैप, even it lead to many uprising like पथारू घाट uprising। कई ऐसे इंपैक्ट। अब पथारू घाट अपराइजिंग का एग्जांपल दे सकते हो, आगे जाके किस तरह से गांधी जी नॉन कॉपरेशन के टाइम में असम में आते हैं, असम के फार्मर्स से अपील करते हैं नॉन कॉपरेशन में पार्टिसिपेट करने का। इजीली आप इंपैक्ट बता सकते हैं अलग अलग इवेंट का मेंशन करके। पथारू घाट अपराइजिंग या नॉन कॉपरेशन का मेंशन करने से आंसर का वैल्यू एडिशन भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टिसिपेशन ऑफ एसएमएस वीमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल ब्रॉट अबाउट अ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग देम, एनालाइज द स्टेटमेंट। मेंस का जो क्लास स्टूडेंट कर रहे थे स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन में, जिनको मैंने मेंस का क्लास करवाया था, तुमको कंट्रीब्यूशन ऑफ वीमेन इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल नाम का एक डॉक्यूमेंट दिया था, एक पीडीएफ दिया था, याद है सबको? उस पीडीएफ को पढ़ोगे, उसमें तुमको एनएफ एग्जाम्पल मिलेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि आसाम में वीरांगना कनकलता बरुआ से रिलेटेड बाकी और जितने भी वीमेन हैं वो हो गई, उनका रोल हो गया, बाकी अलग अलग वीमेन का अलग अलग टाइम में रोल हो गया। उनको भी पढ़कर जाइए, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। और देखो आ गया यहाँ पे, इस क्वेश्चन को शुरू करने में ना, पता है किस स्टेटमेंट से इसको शुरू करोगे बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा? गांधी जी के स्टेटमेंट से, कि किस तरह से नॉन कॉपरेशन के टाइम में जब गांधी जी आते हैं, उन्होंने एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट दिया था। ही वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड फ्रॉम द आर्टिस्टिक स्किल्स ऑफ वीविंग स्किल्स ऑफ एसएमएस वुमेन, जो कि सिल्क पर बड़ा अच्छा काम करती थी, अभी भी करती हैं, मेल भी करते हैं, बट गांधी जी फीमेल के वर्क से बहुत इंप्रेस हुए थे। इसलिए उन्होंने एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट दिया था दैट द आर्टिस्टिक स्किल ऑफ एसएमएस वुमेन इज लाइक दे कैन वीव देयर ड्रीम्स ओवर द क्लॉथ, और दे कैन वीव देयर ड्रीम्स बाय यूजिंग सिल्क थ्रेड्स। तो ऐसे स्टेटमेंट गांधी जी का लिखकर आप अपने आंसर को शुरुआत करोगे, फिर अलग अलग लीडर्स का, अलग अलग फीमेल लीडर्स का कंट्रीब्यूशन मेंशन करोगे, आंसर बढ़िया आप लिख सकते हो अपना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, फिर भी ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं। पेपर 1 में 2 पार्ट में मैं इसको डिस्कस करवा दूंगा। तबीयत भी उतनी सही नहीं लग रही है कि पूरा एक दिन में हो जाए, तो डिटेल डिस्कशन के लिए 2 पार्ट में हम लोग कर लेंगे।
फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, गिव ए ज्योग्राफिकल आउटलाइन ऑफ अंटार्कटिका एज कॉन्टिनेंट एंड एनालाइज इट्स एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस इन द कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट। तुमको हमेशा बोलता हूं ना, प्री सिक्योर देखो, प्री सिक्योर देखो, इसलिए बोलता हूं प्री सिक्योर देखो या आसाम प्रहरी देखो, उससे पैसा कमाने के लिए नहीं, व्यू पाने के लिए नहीं, लाइक पाने के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। अभी अंटार्कटिका में वहां पे हम गंगोत्री 3 के बारे में पढ़ रहे थे, हम इंडिया के डिफरेंट रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। आज देखो क्वेश्चन क्या पूछा, एनालाइज इट्स एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस इन द कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट। तो जब एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस पूछ सकता है, साइंटिफिक सिग्निफिकेंस नहीं पूछ सकता है क्या? ऐसे ही क्वेश्चन तुम जीएस पेपर 3 में किसी रोज एक्सपेक्ट कर सकते हो, और वहां पे गंगोत्री का, दक्षिण गंगोत्री का, मैत्री का सॉरी, ऐसे आप एग्जाम्पल्स वहां मेंशन कर सकते हैं। अभी रिसेंटली करवाया है मैंने प्री सिक्योर में, जो लोग फॉलो कर रहे होंगे वो इसको बेहतर आंसर कर सकते हैं। ये देखो, बाकी सबको भी दिखाता हूँ, खुल जा यूट्यूब, यूट्यूब पर गए, स्मार्ट आईएएस यूपीएससी टाइप किया और स्मार्ट आईएएस यूपीएससी चैनल पर गए, ये रहा आपका प्री सिक्योर, कहाँ गया, ये रहा मैत्री 2, मैत्री 2 कहाँ है? ये मैत्री 2 रिसर्च स्टेशन, मैत्री 2 रिसर्च स्टेशन कहाँ पर? अंटार्कटिका। तो ये हो गया साइंटिफिक रेलेवेंस। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अभी हम इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, साइंटिफिक रेलेवेंस वाले भी आते हैं। इसी प्री सिक्योर में कई बार तुमको ट्राइब्स का बताता हूं, जैसे ये देखो सामने एक मुझे दिख गया, कौन सा? सिद्धि ट्राइब, सिद्धि ट्राइब। द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज मेंशन्ड अबाउट दिस ट्राइब। ऐसे ऐसे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, मेंस में वैल्यू एडिशन करने के लिए भी और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के लिए भी। दैट्स व्हाई इनको सिंसियरली फॉलो कीजिए, ताकि आपका मेंस का वैल्यू एडिशन अच्छा हो सके, प्रीलिम्स में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं गलत हो। अब सिद्धि ट्राइब जिन्होंने बहुत अच्छा एजुकेशन रेट एक्वायर किया है 70% प्लस, तो अगर 70% से ज्यादा लोग यहाँ पर लिटरेट हैं, एजुकेशन एक्वायर कर सकते हैं, तभी प्रेसिडेंट ने, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने इनकी तारीफ की। जीएस पेपर 2 में या जीएस पेपर 1 में ट्राइबल रिलेटेड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो इस पेपर में भी है, आज वाले एपीएससी पेपर में भी है, नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब से रिलेटेड, आप एग्जांपल के फॉर्म में डाल सकते हो। दैट्स व्हाई करंट अफेयर्स देखो बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए यहां पर हम आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्या बोल रहा है, गिव ए ज्योग्राफिकल आउटलाइन ऑफ अंटार्कटिका एज ए कॉन्टिनेंट। एकदम सिंपल है, एक मैप वर्क आपका क्लियर होना चाहिए, और ज्योग्राफी जीएस पेपर 1 में है तो मैप बनाने तो आना ही चाहिए। आपको मैप वर्क का यूज करना है। अंटार्कटिका का, जो अंटार्कटिका है, क्या उसके ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, क्या ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है अंटार्कटिका का, उसको मैप के हेल्प से एक्सप्लेन करना है। दैट्स व्हाई मैप वर्क इज इंपॉर्टेंट। इसलिए मैप से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मैं प्री सिक्योर में करवाता हूं, और हमेशा तुमसे बोलता हूं कि मैप याद करो, बनाने आना चाहिए, मैप प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा पार्ट कहां पर आ गए हम, इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस। क्या क्या एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस होगा अंटार्कटिका का, बताओ जरा मुझे, एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस क्या होते हैं बताइए। पानी में जब तक पीता हूं तब तक सोचो क्या क्या एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस दिख रहे हैं अंटार्कटिका के। पानी पी रहा हूं ना, इससे रिलेटेड एक पॉइंट है, फ्रेश वाटर के लार्जेस्ट सोर्स में से एक अंटार्कटिका, मिल गया एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस पानी पीते हुए। वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज अंटार्कटिका, एक एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस। बर्फ की चादर बिछी रहती है, आइस बिछा रहता है अंटार्कटिका में, तो जहां पे आइस बिछा रहेगा ना, वहां पे एल्बिडो इफेक्ट काफी हाई होगा, मतलब जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी काफी होगी, जिसके वजह से जो क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इंपैक्ट है वो नहीं हो पाएगा, हम ग्लोबल वार्मिंग को मैनेज कर पाएंगे। अगर आइस वो पिघल गया है ना, तो ज्यादा से ज्यादा जो सोलर रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। 2 इंपैक्ट हो गया। ओशन वाटर सर्कुलेशन के मैनेजमेंट में हेल्प करता है। 3 इंपैक्ट, डिफरेंट जो हमारे पोलर रीजन के जो हमारे स्पीसीज होते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी हमें पोलर रीजन में मिलती है, वो रिप्रेजेंट करता है। 4 हो गया। 5वां क्या, इट ऑल्सो एक्ट एज एन इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। अंटार्कटिका रीजन में जो भी चेंजेस होंगे सॉरी, अंटार्कटिका रीजन में जो भी चेंजेस होंगे, वो चेंजेस हमें इंडिकेटर के रूप में भी समझना होगा कि अच्छा वहां पर आइस का जो प्रोपोर्शन है वो कम हो रहा है, दैट इज एन इंडिकेशन कि भैया ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट ज्यादा हो रहा है। फ्रेश वाटर सोर्सेस कम हो रहे हैं, दैट इज एन इंडिकेशन दैट द पीपल शुड थिंक अबाउट इट। अदरवाइज फ्रेश वाटर, हम ओशन वाटर को पी पी कर नहीं जिंदा रह सकते हैं, फ्रेश वाटर प्रेजेंट रहना चाहिए। सो इंडिकेटर के रूप में भी यूज करता है। 4 पॉइंट हो गए एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस बताने के लिए 150 वर्ड्स में। बड़े आराम से आंसर हो सकता है कि नहीं?
नेक्स्ट देखिए क्या है, सम आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर अंडर हाई रिस्क ऑफ सबमर्जेंस ड्यू टू द राइज ऑफ सी लेवल, डिस्कस हाउ सच एन इम्पेंडिंग सिचुएशन कैन बी एड्रेस्ड। तुमको मैं कई बार बोलता हूं कि PYQ करो, PYQ करो। ये रहा स्मार्ट IAS UPSC चैनल ना, स्मार्ट IAS UPSC चैनल पे हम जाते हैं और स्मार्ट IAS UPSC चैनल पे जाइए। यहाँ पे UPSC मेंस जो कि इस बार कब हुआ था, अगस्त में हुआ था, उसका भी तुम पेपर देखोगे ना, इवन GS पेपर 1 में ही एक क्वेश्चन ये तो रहा, ये देखिए सामने ही है, हाउ आर क्लाइमेट चेंज एंड द सी लेवल राइज अफेक्टिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी आइलैंड नेशन, डिस्कस विथ एग्जांपल। ये क्वेश्चन यहाँ है, और अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो कौन सा क्वेश्चन है भैया, वो यहाँ है। Some islands of the world are under high risk of submergence due to rise of sea level. Discuss how such an impending situation can be addressed. अब फिर से इस क्वेश्चन को देखो, नहीं दिख रही है सिमिलैरिटी तुमको दोनों क्वेश्चन में? सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो हेल्प्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हेल्प करते हैं आपको बनाने में, क्वेश्चंस बनाने में। क्या करना था इस क्वेश्चन में, कहाँ गया हमारा APSC का क्वेश्चन, क्या करना है हमें बनाने में? Some islands of the world are under high risk of submergence. आंसर स्टार्ट करना है एग्जांपल से, दैट्स व्हाई प्री सिक्योर या DCA आपके लिए हेल्पफुल होगा। वहां पर हम लोग कई बार ऐसे आइलैंड नेशंस का एग्जांपल लेते हैं जो सबमर्जेंस का इशू फेस कर रहे हैं, थ्रेट फेस कर रहे हैं, चाहे पैसिफिक ओशन में हो, इंडियन ओशन में हो। इंडियन ओशन में थोड़ा कम देखा जाता है, बट पैसिफिक में ये चीज काफी देखा जा रहा है। देर आर मेनी, एक मिनट, देर आर मेनी पैसिफिक रीजन्स, पैसिफिक आइलैंड रीजन्स हु आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, फेसिंग द थ्रेट ऑफ सबमर्जेंस। तो उनके एग्जाम्पल से स्टार्ट करो, क्यों क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर लेवल बढ़ रहा है, कैसे उस एडवर्स इफेक्ट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो मेजर्स बताने हैं। ये UPSC वाले पेपर में भी एक्सप्लेन किया था मैंने। 7th क्या हो गया, डिस्कस द रोल ऑफ राइस कल्टीवेशन इन द इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। डायरेक्टली दिस क्वेश्चन हैव बीन कवर्ड इन आसाम प्रहरी। आसाम प्रहरी में मैंने राइस कल्टीवेशन को करवाया है कि राइस कल्टीवेशन का नॉर्थ ईस्ट में क्या स्टेटस है, किस तरह से नॉर्थ ईस्ट स्पेशली आसाम को लेकर आसाम प्रहरी में, कि आसाम या नॉर्थ ईस्ट में राइस कल्टीवेशन का क्या स्टेटस है, क्या क्या चैलेंजेज हैं, कैसे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, कितना % स्टेट GDP में कंट्रीब्यूट करता है, क्या उसके चैलेंजेज है, विमेन का क्या रोल है, ये सब एक्सप्लेन कर रखा है। गो थ्रू दोज वीडियोज। 8, आर स्लम्स अ सोशल इशू, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ स्लम डेवलपर्स इन इंडिया। पहले एक सिंपल सा स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया कि क्या स्लम्स सोशल इशू हैं, फिर क्या बोल रहा है, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ स्लम डेवलपर्स इन इंडिया। इसका आंसर तुम ऐसे कर सकते हो कि यस, स्लम्स आर अ सोशल इशू दो दे आर आल्सो रिलेटेड टू पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉजेज। ऐसे करके तुमने आंसर स्टार्ट किया कि बिल्कुल सोशल इशू तो है, बट देयर आर सम पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स एज वेल, बिकॉज ऑफ विच द नंबर ऑफ स्लम्स एरियाज और द पीपल लिविंग इन स्लम्स एरियाज आर इंक्रीजिंग। अब फिर उसके बाद आप आगे कहाँ जाओगे, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ स्लम डेवलपर्स। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, चैलेंजेस ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नीड होते हैं, एडुकेशन का, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, प्रॉपर वाटर सैनिटेशन का, वो नहीं होता है। दूसरा चैलेंज क्या, चैलेंजेस ऑफ sanitation, sanitation related to women, sanitation related to pregnant ladies, sanitation requirement related to newborn child, ये दूसरा चैलेंज हो गया। थर्ड क्या चैलेंज हो गया, इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ और इंक्रीजिंग केसेस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, इंक्रीजिंग केसेस ऑफ ड्रग अब्यूज। फोर्थ चैलेंजेज हो गया, स्लम एरियाज में स्किल्स कम होते हैं, एंड दैट्स व्हाई स्किल्स कम होते हैं उनके, जिस वजह से उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती है, रिप्रोडक्शन का रेट ज्यादा होता है, फैमिली अवेयरनेस को लेकर या फैमिली कंट्रोल को लेकर अवेयरनेस कम रहता है, इसके वजह से नंबर्स और इंक्रीज होते जाते हैं, इकोनॉमिक बर्डन बढ़ता है स्टेट का भी और उन स्लम फैमिलीज का भी। सो कंट्रोल होने के बजाय बढ़ता जाता है। यहाँ पर आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का रेफरेंस दे सकते हो। वैल्यू एडिशन करना है इस वाले क्वेश्चन में ना, करंट से रिलेटेड वैल्यू एडिशन करने हैं, करंट के वैल्यू एडिशन करें इस वाले एग्जांपल्स में। गुवाहाटी फ्लड के ऊपर भी मैंने तुमको कई बार बताया है, आसाम प्रहरी में भी करवाया है अर्बन फ्लड के बारे में। ये जो स्लम एरिया का जो इशू है, यहाँ पे आप अर्बन फ्लड को भी ला सकते हैं, दैट ड्यू टू अर्बन फ्लड पीपल लिविंग इन स्लम एरिया दे फेस मोर चैलेंजेस। बिल्कुल रेलवे लाइन के किनारे या फिर लो लाइंग एरिया में जहाँ पे स्लम डिवेलपर्स होते हैं, अर्बन फ्लड की वजह से वो ज्यादा चैलेंज फेस करते हैं। आप वहाँ पे गुवाहाटी फ्लड का, मुंबई फ्लड का, दिल्ली फ्लड का, चेन्नई फ्लड का, बेंगलुरु फ्लड का एग्जाम्पल ले सकते हो। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ B.R. अम्बेडकर इन प्रोवाइडिंग डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनल सोशल ग्रुप्स इन इंडिया। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो रोल है, अगेन
क्या वॉल्यूम है? याद आ रही है मुझे मेंस की क्लासेस, जब मेंस की क्लासेस में तुमको डायरेक्ट ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए थे, और जो लोग सिंसियरली क्लासेस कर रहे थे उनका एग्जाम अच्छा गया है, वो खुद, वो इस बात के सबूत है, प्रूफ है। डायरेक्ट क्वेश्चंस हमने किया है। बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर पे हमने 2-3 टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। हमने नेशनल मूवमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन देखा, हमने बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच के जो टसल्स चलते थे, कॉन्फ्लिक्ट चलते थे, वो देखा, दोनों के कंट्रीब्यूशन, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस दोनों को डिस्कस किया। कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में या फिर मार्जिनलाइज सेक्शंस के अपलिफ्टमेंट के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का क्या रोल है, वो डिस्कस किया है हमने। इवन जीएस पेपर 2 में भी तो तुम पढ़ते हो ना पॉलिटी के क्लासेस में, fundamental right or directive principle of a state policy, especially these two provisions are the brainchild, or you can say that these two provisions are the source of idea of Baba Saheb Ambedkar's framework for the upliftment of marginalized people, कि किस तरह से मार्जिनलाइज्ड पीपल के लाइफ में अपलिफ्टमेंट हो सकता है। बाबा साहेब अंबेडकर का क्या विजन था, क्या आइडिया था, इसका सोर्स हमें कहाँ मिलेगा? फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। चाहे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात हो, या फिर जो भी हमारे सोशल प्रिंसिपल्स हैं, आपको फ्री लॉ सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात हो, इवन मैटरनिटी बेनिफिट भी जो है वो भी एक टाइप से बाबा साहेब अंबेडकर का मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए। कौन से मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए? विमेन के लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो आगे फिर मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए गए विमेन को, वो भी इनके ही आइडिया का एक स्वरूप है। तो ऐसे ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का या फिर फंडामेंटल राइट का एग्जांपल देकर ये क्वेश्चन लिखा जा सकता है। ये इसका अप्रोच होगा। फोर्थ है, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, व्हाट आर द इंडिकेटर्स टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक दीज इंडिकेटर्स कैन कंट्रीब्यूट टू एन इंक्लूसिव मेजर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। 3 पार्ट में ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन 150 वर्ड का ही है। इसको कैसे कैसे करना है इसको देखो, मैं बताता हूं। सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, 2 पेज में लिखना है ना आंसर, हमें 2 पेज में लिखना है। तो 2 पेज में लिखने के लिए हमें आंसर मिला है। इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा? सबसे पहले यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पे आप यूनाइटेड नेशंस के भी डेफिनेशन का यूज कर सकते हो, दैट एज पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन दिस मैनर। एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड वर्बली ना लिखो, बट यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन डेवलपमेंट की जो परिभाषा है ह्यूमन के ओवरऑल डेवलपमेंट का, कि उसके सारे बेसिक नीड्स की जो भी नीड्स हैं, सस्टेनेबिलिटी का बेसिक नीड फुलफिल हो सके, रोटी कपड़ा मकान मिल सके और एक सस्टेनेबल फ्यूचर मिले, वो आप डेफिनेशन लिखो। फिर आपको बताना है व्हाट आर द इंडिकेटर्स टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट। तुम बोलोगे सर इंडिकेटर्स याद नहीं है, कोई बात नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो याद हैं, एसडीजी। अरे सारे के सारे नहीं, बट 5 गोल तो कम से कम याद होंगे। वही 5 इंडिकेटर बता दो ना ह्यूमन डेवलपमेंट के। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए तो है। 5 गोल आप एसडीजी के एक्सप्लेन कर दीजिए, हो गए। देन अब तक आप सेकंड पेज में पहुंच जाओगे। व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक दिस इंडिकेटर्स कैन कंट्रीब्यूट टू एन इंक्लूसिव मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब सेकंड पेज का जो थोड़ा सा पार्ट बचा रहेगा, आप उसको करंट के रिपोर्ट से रिलेटेड, वैसे रिपोर्ट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड आते हैं, जो पॉवर्टी रिलेटेड रिपोर्ट्स होते हैं, जो फीमेल के एडुकेशन रिलेटेड रिपोर्ट्स होते हैं, जो ट्राइबल डेवलपमेंट रिलेटेड रिपोर्ट्स होते हैं, जो अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स होते हैं। वैल्यू एडिशन के लिए मेंस बूस्टर भी दिया था ना हमने, और इसलिए बार बार करंट में भी जब आता है तो बोलते रहते हैं ना, पढ़ो पढ़ो, प्री सिक्योर को ध्यान से लो। वो वैल्यू एडिशन कर दोगे, 150 वर्ड्स से ज्यादा हो जाएगा, तुम आराम से 150 में आंसर लिख सकोगे। सो दिस इज द अप्रोच ऑफ अटेम्प्टिंग द मेंस पेपर। आज के लिए हम लोग आधा ही करेंगे, हाफ पार्ट में करेंगे, सेकेंड पार्ट फिर मैं करवा दूंगा। और मॉडल आंसर जल्द इन सब का एसए से लेके जीएस पेपर 5 तक आपके वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अभी जो 10 क्वेश्चन मैंने पढ़ाए, जो 10 क्वेश्चन का अप्रोच मैंने बताया है ना, तो अगर आपके क्लासेस में ये टॉपिक्स हो चुके हैं, आपके अलग अलग बैचेज में तुमने पहले से पढ़ रखा है, तो इनका ना ये अप्रोच तुम्हें समझ में आ गया। एक बार अपने नोट्स को रेफर करो, अपने स्टडी मटेरियल को रेफर करो, जो वैल्यू एडिशन का मटेरियल मिला था या जो वैल्यू एडिशन तुमने करंट अफेयर्स से किया है उसको रेफर करो, और मॉडल आंसर्स खुद से लिखो। लिखकर आके अपने अपने टीचर से इवेलुएट करवाओ, जहां पर भी आप हो, अपने घर में हो, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी हो, तो भी सबके लिए यही है, यही सलाह है, सबको काम आएगा। बट लिखिए, मेंस तभी अच्छा होगा ना जब आप लिखना शुरू करोगे, इस हेजिटेशन को ब्रेक करोगे कि नहीं हम तो सीधे मेंस एग्जामिनेशन में लिखेंगे, वो हेजिटेशन ब्रेक करिए, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।